अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, जिस तरह इस वक्त सूरत हाल मौजूद है कोविड-19 की वजह से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का स्टांस हमेशा से यही था कि वो लॉकडाउन की तरफ इमीडिएटली नहीं जाना चाह रहे थे, जिस पर उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब हमने देखा कि सिंध के सूबे में इंस्टेंटली फैसले किए गए, जल्द फैसले जब किए गए वज़ीर आला सिंध की जानिब से, उनको बहुत सराहा गया, तारीफ़ें हुई उनकी। लोगों ने कहा कि सिंध वाहिद पाकिस्तान में और पहला सूबा है जो कि कोरोना वायरस के हवाले से सीरियस दिखाई देता है। लेकिन बाद हमने देखा कि जो पॉलिसीज थी वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी। जो लॉकडाउन के लिए वो जब चले गए, ना तो ताजर बिरादरी के साथ कोई कोऑर्डिनेशन थी, क्योंकि ताजर बिरादरी इससे ज़्यादा अफेक्ट हुई, साथ ही साथ जो मजदूर तबका है वो भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। मुखैर हजरात तो अपनी जितनी हैसियत है उनकी और जितनी वो कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, वो लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक और सवाल उठता है जो कि यहाँ पर प्रोफेशनल भिखारियों का है। जब वो लोग मुखैर हजरात जाके सपोर्ट करते हैं मजदूर तबके की या सफ़ेद पोश लोग की, तो ये जो प्रोफेशनल बैगर्स है ये आ जाते हैं और दूसरों का भी जो राइट है वो उसको वॉयलेट कर देते हैं। सवाल उठता है जो कि सिंध सूबे के हवाले से उन्होंने पब्लिक नोटिस में ईमेल्स भी दिए, ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद था, फैक्स भी था और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी थे, उसमें यूएन नंबर भी जो है उसमें फराहम किया गया था। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि यूसी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है इसको डीसी ऑफिस के डोमेन में लाया गया है और जो लोग हैं उन तक ये ओवरऑल राशन पहुंचेगा और उसको यकीनी बनाया जाएगा। अगर हम डोनेशंस की बात करें तो लगभग 80 लाख रुपए तो किसी एक शख्स ने सीएम सिंध को डोनेट किया, तो डोनेशंस तो उनके पास आ रहे हैं और जो गवर्नमेंट ओवरऑल जो गवर्नमेंट का अपना एलोकेट किया गया रिलीफ पैकेज था वो भी साथ में मौजूद है। तो ये राशन क्यों नहीं पहुंच रहा? क्या राशन की तकसीम का एक मसला जो अब भी हमें दिखाई दे रहा है, क्या इसमें पॉलिसीज का फुकदान है? क्या जो लोग जिनको डेजिग्नेट किया गया है वो सीरियस नहीं है? इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ हम आज के प्रोग्राम में कुछ बात भी करेंगे, जैसे कि बहरान की जिम्मेदारियों के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि उस पर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी फिर उसके बाद फर्दर एक्शन लिया जाएगा। आटा चीनी तहकीकाती रिपोर्ट वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्द-ओ-बदल हुई इसकी वजह से, और कोरोना के हवाले से बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अब भी चल रही हैं। पहले हमने देखा कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जो एसोसिएट किया गया था चाइना के साथ, फिर दूसरी हमने सुनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और अब तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कोरोना के हवाले से मैदान में आ चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि इस किस्म की जो बातें उनको स्प्रेड ना किया जाए, मिस इन्फॉर्मेशन को ना फैलाया जाए, और हुकूमती रिपोर्ट जो 25 अप्रैल तक कोरोना केसेस की तादाद 50,000 तक बताती है, इस खदशे के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहम्मद अनवर दाऊद साहब, साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, और हमें कॉल पे ज्वाइन करेंगे अरसलान ताज साहब, मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मुसरत न्याजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं इंट्रो देकर गई थी अपने प्रोग्राम का कि किन मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। अब मैं जानना चाहूँगी मोहम्मद अनवर साहब से, दाऊद साहब से, कि क्या समझते हैं सर, एक के बाद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं। पहले 2 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी, अब तीसरी भी बीच में आ गई है। लोगों को क्या डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का शौक़ है या ये क्या इशू है? देखिए, ये जो कोरोना के रिलेटेड इशू जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस तो आप फॉलोअप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी के पास सही सोर्स है तो सोर्स के साथ कोई बात हो तो उसको आपने उसको फॉलो करना है। सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ आता है और इतना कुछ कोरोना के लिए आ रहा है कि शायद अगर उसको सब फॉलो कर ले तो ये दुनिया ही खत्म हो जाए। तो मेरे ख्याल से इसको फॉलो नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया। ठीक है। आटा चीनी तहकीकाती रिपोर्ट और वफाकी काबीना में बड़े पैमाने के ऊपर जो रद्द-ओ-बदल हुई है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो बहुत बड़ी बात है इमरान खान साहब की, पीटीआई गवर्नमेंट की, कि उन्होंने अपने दौर में अपने ही लोगों के खिलाफ, उसमें मोस्टली ज़्यादातर इनके ही लोग हैं, तो उनके खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिक कर दी जो पाकिस्तान की तारीख में हमने ना देखा ना सुना। तो ऐसा पाकिस्तान में तो नहीं होता।
और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के नेबर कंट्री है, वहाँ पे भी नहीं होता ऐसा। लेकिन सर ये तो एक सलूट वाली बात है। लेकिन ये जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं वो अब भी इसको भी क्रिटिसाइज करें। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इमरान खान साहब कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, जहांगीर तरीन साहब का कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ, लेकिन अब रिपोर्ट जो उनके खिलाफ आ गई। तो जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं वो अब भी इस रिपोर्ट में भी क्रिटिसिज्म निकाल रहे हैं। नहीं, देखो, जिनको क्रिटिसिज्म करना है वो किसी भी तरह की कोई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उन्हें क्रिटिसिज्म करना ही करना है। आप ये देखें कि ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ है पाकिस्तान की नेबर कंट्री, इंडिया, बांग्लादेश, आप अफगानिस्तान, कभी नहीं हुआ। हमने तो कभी नहीं सुना कि अपनी गवर्नमेंट अपने लोगों के खिलाफ इंक्वायरी पब्लिक कर दे। तो ये बड़ी बात है। अब इसके ऊपर एक्शन होता है, आज कुछ एक्शन हुए है, उसके ऊपर काफी लोगों को अपने ओहदे से हटाया गया है, लेकिन एक्चुअल इसकी रिपोर्ट आएगी 25 को, अप्रैल फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी। तो उसके बाद देखना है कि इसके खिलाफ क्या एक्शन होते हैं, उसमें क्या निकलता है, तो वो उसी वक्त पता चलेगा। और ये अर्ली स्टेज है, इसके ऊपर बात करना मेरे ख्याल से इतना सही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने करना है वो तो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं उसके ऊपर। सर, इस पर जानेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अरसलान ताज साहब का मौक़िफ़। MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको भी प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अरसलान, हम इस वक्त बात कर रहे थे आटा चीनी बहरान के हवाले से। 25 अप्रैल को जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट आएंगी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उसके बाद जो एक्शन लेने का कहा है। आप क्या समझते हैं, क्या क्रिटिसिज्म करने वाले अब भी इसको भी जो नेगेटिव एस्पेक्ट से देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या ये नेगेटिव खबर है कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ रिपोर्ट आ गई है, या आप इसको पॉजिटिवली देखते हैं कि जो भी ट्रुथफुल फैक्ट्स थे उनको सामने मंजर आम पर लाया गया है? देखें, सबसे पहले तो ये जो बीमारी है एक कोरोना, जिससे मुल्क कभी गुजर रहा है, पूरी दुनिया गुजर रही है, इसका तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इलाज आ जाएगा। लेकिन एक और बीमारी जो है उसका नाम है बुग़्ज़ इमरान। उसका मुझे नहीं लगता कि इलाज मुमकिन हो सकेगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, बुग़्ज़ इमरान में जो लोग वाबस्ता हैं, जो ये बीमारी लगी हुई है जिनको, ये कुछ ना कुछ ढूंढ के इमरान खान के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। ये आपके अभी मुझसे पहले जो बात कर रही थी शख्सियत मोहतरम फरमा रहे थे कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड जो है एक ऐसा स्टेप है कि अपनी ही हुकूमत के वज़रा के खिलाफ कोई रिपोर्ट सामने लाई जाए। हमने माजी में देखा कि रिपोर्ट JIT जो पार्टी के कारकुनान के खिलाफ होती थी, ये तो वज़रा, वफाकी वज़रा की आप बात कर रहे हैं, पार्टी कारकुनान के खिलाफ JIT जो थी वो मंजर आम पे नहीं लाई जाती थी। आज जो कल उज़ैर बलोच को 12 साल सजा हुई है, ये कितने सालों से JIT रिपोर्ट जो है वो छुपाई गई थी, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उनकी वाबस्तगी पीपल्स पार्टी के साथ थी और मसाइल थे आपस में उनके, मतलब बदनामी होती, तो वो छुपाई गई। तो ये बहुत बोल्ड स्टेप है। इसमें 25 तारीख को मजीद डिटेल्स आएंगी, फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ने भी अभी ट्वीट किया, उन्होंने भी कहा कि उनकी जितने भी सर्वर्स हैं, उनके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं, वो सारे उन्होंने हैंड ओवर कर दिए हैं। मुताल्लिका जो भी दायरा इसकी तफ्तीश कर रहा है, और उन्होंने कहा कि मैं अब तहकीकात में कोई भी पीछे नहीं हटूंगा, जो चीज चाहिए मुझसे आप लें, और मैं तहकीकात में कोई रुकावट बनना नहीं चाहता। खुले तो आम जो है उन्होंने ऐलान किया है। मैं समझता हूं लेकिन इस रिपोर्ट के बाद आपको नहीं लगता जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं वो एक बार फिर आप लोग के ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे, वो यही कहेंगे कि आप लोग की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं सिचुएशन में वो आप लोग के ऊपर सारे डाले जाएंगे इस रिपोर्ट के बाद? क्या आपको महसूस होता है इस तरह कोई और परसेप्शन मजबूत होगा? देखिए, मैंने तो आपको कहा ना, बुग़्ज़ इमरान की बीमारी है, इसमें बहुत सारे लोग मुब्तला हैं। ये लाइलाज बीमारी है, ये लाइलाज बीमारी है बुग़्ज़ इमरान। ये अल्लाह ताला से दुआ ही की जा सकती है कि इस बीमारी से लोगों को निजात दिलाई जाए। और ये इमरान खान ने चश्मा क्यों पहन लिया, इमरान खान ने चप्पल क्यों पहनी है, जूता क्यों नहीं पहना, कोट क्यों पहन, मतलब इनके लिए कोई ना कोई ये चीज निकाल के ले आएंगे कि इमरान खान को तंकीद करनी है। कोई फर्दर मैकेनिज्म अरसलान बनाएंगे आप लोग के? हमारे मुल्क में तो 70 सालों से कभी आटे का बहरान, कभी चीनी का बहरान, ये जो ओवरऑल मसनूई बहरान बना लिया जाता है, ये हमेशा से होता चला आया। क्या आप लोग कोई मैकेनिज्म बनाएंगे कि अब दोबारा फ्यूचर में ये ना हो? देखें, ये बहुत बोल्ड स्टेप है
और ये एक तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करती है हुकूमत ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, और दिखाती है कि सबसे ऊपर बैठे हुए लोगों के खिलाफ अगर इंक्वायरी रिपोर्ट्स आ सकती हैं तो इसका मतलब हर बंदा हुकूमत के जो है वो शिकंजे में आ सकता है। ये इमरान खान का नारा था। इलेक्शन 2018 में इमरान खान जो बात करते थे, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, पिछले हुए तबके के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो सकती है तो आला शख्सियात के खिलाफ भी हो सकती है। ये इमरान खान ने बात की थी, इस तब्दीली की बात की थी, तो वो आपको नजर आ रहा है। ये सिर्फ वो जबानी इलेक्शन से पहले की बातें नहीं है, जीतने के बाद वजीर आजम ये ऐलान जो किए थे इलेक्शन से पहले, वो अमली तौर पर करके दिखा रहा है। इससे बड़ा बोल्ड स्टेप क्या हो सकता है? आपने देखा मॉडल टाउन में क्या हुआ था, रिपोर्ट उनके खिलाफ आई, इन्होंने उस रिपोर्ट को खारिज करके नई रिपोर्ट ले आए अपने हक में। तो ये मतलब ये हुआ है पहले माजी में कितनी दफा हर साल चीनी आटे का बहरान आता है। अरसलान, मैं आपसे यहीं से बात करूंगी। अरसलान कॉल पर रहिएगा हमारे साथ, यहीं से मैं आपको कनेक्ट करूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं जरा दाऊद साहब से जान लूँ उनका स्टांस। दाऊद साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह ये ओवरऑल कोरोना की सिचुएशन है, जो इसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं वो मजदूर तबका अफेक्ट हुआ है, क्या उन तक राशन की तकसीम हो रही है, जेन्युइन जो लोग हैं? अच्छा, ये बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे बड़ा वो अरसलान की बात सुन के एक लगा कि बुग़्ज़ इमरान, हमने तो ये देखा है, हम तो बिजनेसमैन है, हमने तो ये देखा है कि यहाँ पे बुग़्ज़ इमरान है, बुग़्ज़ नवाज शरीफ है, बुग़्ज़ मुशर्रफ है। उनसे क्या पुराने लीडर से बुग़्ज़ नहीं बनता सर? अच्छा, डिलीवर नहीं किया 2200 वेंटिलेटर्स हमारे मुल्क में, 70 सालों में 2200 वेंटिलेटर्स। जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट में होते हैं ना और जो अपोजिशन में होते हैं, उनका काम ये हमने यहाँ देखा है, लेकिन इस मर्तबा थोड़ा चेंज देखा, ये रिपोर्ट देख के तो हमें सरप्राइज हुआ, तो इसकी तारीफ करते हैं, ठीक है ना। अब आ जाए कोरोना के ऊपर, राशन की तकसीम के ऊपर आप बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ा इसमें जो ना परेशानी कुछ हो रही है। हो सकता है कि मैं ऐसे ही परेशान हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी परेशानी बताता हूँ इसके ऊपर। जितनी भी NGOs है इस वक्त बेपनाह काम करे 24 आवर्स, और मेरे ख्याल से सैलानी हो, JDC हो, अल खिदमत हो, और आपके बर्नी साहब हो, फैसल हैदी साहब हो, ये लोग अपने घरों की भी शक्ल मेरे ख्याल से एक हफ्ते से नहीं देखी होगी। आप की बात करें ना, लेकिन मैं आपको इसमें एक और चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। ये PTI के साथ बैठे हुए अरसलान, क्योंकि गवर्नमेंट में इनकी जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की और सिंध गवर्नमेंट की भी बनती है, लेकिन पहले किसकी बनती है? फुल रिस्पांसिबिलिटी। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ बात कंप्लीट करने दो प्लीज। बात ये है कि आपने ये फिगर चेक किए कि हमारी गंदम की क्रॉप कितनी इस साल और हमारी राइस की क्रॉप कितनी इस साल, और हमने पूरे साल में कितना खाया और इस एक महीने में कितना इस्तेमाल कर लिया। आप समझिए, ये फिगर वो है, ये नहीं हो कि कोरोना को हम भूल के और फूड डिजास्टर में हम पड़ जाए। आप समझिए मेरी बात, क्योंकि जिस तादाद से राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जितनी बड़ी क्वांटिटी में हो रहा है, अगर आप इसको चेक करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि हमने आज से जब से ये प्रॉब्लम आई है हमारे ऊपर, लॉकडाउन हुआ, तो आप सुपर स्टोर या आप फूड जोड़िया बाजार इधर उधर आप कहीं भी देख ले, इनफैक्ट पंजाब में कहीं भी देख ले, लाइनें कतारें लगी हुई है फूड स्टोर के ऊपर, सुपर स्टोर के ऊपर। तो वो कितना राशन इस वक्त जा चुका है, कितना गंदम जा चुका है, आपके पास कितना राइस जा चुका है, बाकी आपके पास मुल्क के पास कितना भरा हुआ है, कब तक चल सकता है, नई क्रॉप कब आने वाली है, कहीं आप बहुत बड़े क्राइसिस में नहीं पड़ जाओ, जब आपकी NGOs भी मदद नहीं कर सकेगी। अभी तो कर रहे हैं ना, कराची में भी कर रहे हैं, हैदराबाद में भी कर रहे हैं, पंजाब में भी कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका फूड क्राइसिस हो गया और आपके पास नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? आपने एक महीने में, जो मेरे पास कैलकुलेशन है, आपने 6 महीने का इस्तेमाल कर लिया, गया का कहीं डबल चले गया, कहीं ट्रिपल चले गया, कहीं प्रोफेशनल के हाथ में चले गया। ये चीजें बहुत हुई है इसके अंदर। ये स्ट्रीट के ऊपर आपने देखा होगा कि वो लेबर हम बोलते लेबर बन के बैठी हुई है, साफ, लेकिन वो पता चल रहा है जिनकी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन। मेरा ये काम है बिल्डर हूं मैं जी, तो मुझे पता है कि मेरी लेबर मर जाएगी, मेरी लेबर या हमारी इस इंडस्ट्री की लेबर मर जाएगी, भीख नहीं मांगेगी, ये मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ। एक मजदूर सुबह से लेकर रात तक काम करता है ना, हेवी काम, खुदाई का काम और मिस्त्री का काम या कुछ भी करता है, उसको 500, 600, 800, 1200, 1500 रुपया पे स्केल पर डे मिलता है उसको। वो मेहनत करना पसंद करता है
भीख मांग के 2000 कमाना पसंद नहीं करता। तो ये जो लोग हैं ना, ये जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, ये माफियाज है, इनसे बचना चाहिए। सर मैं इसका जवाब लूंगी अरसलान से। अरसलान, बहुत सारे लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी यही बताता है कि बेशक उसमें जो है जेन्युइन भी मजदूर बैठे हुए हैं रोड्स के ऊपर, लेकिन वो मांग नहीं रहे किसी से और ना ही वो झपट रहे हैं। लेकिन जब आप हेल्प आउट करने के लिए जाते हैं बाकी उन लोगों को, तो वो अपनी जगह पे बैठे रह जाते हैं, लेकिन आपके ऊपर पूरा एक सॉर्ट ऑफ अटैक हो जाता है भिखारियों की तरफ से। तो ये एक फोर्स, बड़ी भिखारियों की फोर्स जो कि एक माफिया की सूरत में मौजूद है हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क को और बुराई की तरफ धकेल रहा है। इसका इलाज कीजिए आप लोग। और क्या आपको लगता है कि आप लोग का जो मैकेनिज्म है राशन पहुंचाने का वो दुरुस्त है इस वक्त? देखें, सबसे पहले तो मेरे भाई ने जिक्र किया कि फूड क्राइसिस, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारा गंदम का जो काश्त थी, बाकी चावल की जो चीज, बाकी जो अशिया है, उसकी फूड सिक्योरिटी के हवाले से तो हुकूमत ने अपना प्लान बनाया था। और सबसे पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वज़ीर आज़म ने के साथ बाकी वज़रा भी जो थे, उसमें उन्होंने उसकी ब्रीफिंग भी दी थी कि हमने प्रॉपर तरीके से इसकी प्लानिंग की हुई है, इंशाल्लाह हमें इस तरह के क्राइसिस का सामना नहीं होगा इंशाल्लाह। जहां तक बात है, ये जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूं, अगर कोई खानदान मुतासिर है, वो सफेद पोश लोग हैं जो घर से निकल के हाथ फैला के किसी से कुछ मांग नहीं सकते। ये वो तबका है जो आम तौर पे मेहनत कश होता है, घर से निकलता है सुबह से और रात में जाता है घर और कमा के जाता है, मांगता नहीं है किसी से, सामने हाथ ही नहीं फैलाता। अल्लाह ताला से रिस्क अल्लाह ताला से लेता है, इंसान से तवक्का नहीं रखता। तो हम जो है पीटीआई इस वक्त कराची में जो काम कर रही है, हमारी सबसे ज्यादा इस वक्त फोकस जो है अरसलान जो आप लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह हम डिफरेंट एमपीएस को देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं, क्या आप लोग अपने जो पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं या आप लोग को ये कोई फंड दिया गया है, लोकेट किया गया है कराची के हवाले से? देखिए, इस वक्त हमें कोई फंड नहीं मिला और ये जितना भी काम हो रहा है ये अपनी मदद आपके तहत हो रहा है। गवर्नर साहब ने अपने कुछ दोस्त जो डोनर्स थे उनको बुला के उनके जरिए से कुछ मदद करवाने की कोशिश की है, लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से जो ऐलान किया गया था 17 तारीख को, मुराद अली शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सिंध में कराची शहर में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, हम सबको राशन तकसीम करेंगे। आज 15वां दिन से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, मैं समझता हूं कि गंदम का दाना भी हुकूमत सिंध ने किसी को नहीं पहुंचाया। गवर्नर के साथ जितने भी एनजीओ काम कर रही हैं, सीएम सिंध साथ में बैठकर बात नहीं कर सकते सिचुएशन के ऊपर? देखिए, हमने ये सारी बातें सबको पता है, क्योंकि ये ऐसी चीज है, ग्राउंड रियलिटी है ना, ये छुप नहीं सकती किसी से। क्या आपने अभी तक देखा किसी सूबाई वजीर को जाके किसी को राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हुए? मैंने नहीं देखा, क्योंकि हुआ ही नहीं है ये काम। ये काम स्टार्ट ही नहीं हुआ, कमेटियां बनाई गई, उसमें पीपल्स पार्टी के अपनी जालियों को डाल दिया। अरसलान, क्या आप लोगों ने फॉलो अप लिया उन लिस्ट का जो पब्लिक नोटिस रिलीज हुआ था, जिसमें ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, यूएन नंबर, क्या वो वाकई जेन्युइन है? जो कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होंगी, पहले कुछ और बताया गया डीसी लेवल के ऊपर, फिर फर्दर अब सुनने में आ रहा है, जो कि न्यूज के ऊपर अपेरेंटली नहीं है, कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हर यूसी को अलग कर दिया है। कौन कर रहा है आखिर? पहले जो 3 लोग अनाउंस किए गए थे, मुर्तजा वहाब ने किया, वो कोई और थे, और उसके बाद फिर अब सिचुएशन कुछ और है। ये क्या हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ अलवीना, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा बयान करने का। 17 तारीख को मुराद अली शाह साहब ने ऐलान किया था, उसके बाद अभी 1 से 1.5 हफ्ते पहले इन्होंने डीसी के मातहत कमेटीज बना दी थी राशन तकसीम के लिए, और उसके अंदर यूसी की सतह पे बनाई, और तमाम के तमाम लोग उन्होंने पीपल्स पार्टी के कारकुनान को डाल दिया। फिर बताया गया कि ये तमाम कमेटीज तहलील कर दी गई हैं, वो तहलील हो गई। उसके बाद क्या मैकेनिज्म हुआ? अभी तक कोई मैकेनिज्म डिसाइड ही नहीं कर पाई सिंध हुकूमत। लोग मतलब लॉकडाउन इन्होंने कर दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया, लोगों को घरों पर महसूर करके रख दिया। अपने तौर पे जो ऐलान किए गए वो इंडिया की कोई आपने भी वीडियो देखी होगी कि बादशाह ऐलान करता है, ऐलान पे ऐलान करता रहता है, लेकिन एंड में ये होता है कि कुछ हासिल नहीं होता। तो यही सिंध हुकूमत की सूरत हाल है। मैं तो सलाम पेश करता हूँ, ये जितनी एनजीओ काम कर रही हैं, अगर ये लोग काम ना करें, ये लोग लोगों को राशन ना पहुंचाएं, बाकी जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं अगर ये लोग ना पहुंचाएं, तो इस वक्त तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं होगा। यहाँ पे कराची में कितने हजार लोग
मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूं आपको, एक डिलीवरी कंपनी है जो बाइक पे चलती है, लोग बाइक के जरिए डिलीवरी कराते हैं। 30,000 उनके लोग हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, 30,000। इस पूरे बाकी बहुत सारे चीजें खुली हुई हैं, उन डिलीवरी बॉयज को तो आप अलाउ कर दें, बाकी लोग भी घूम रहे हैं। 30,000 खानदान है, 30,000 जो इन्होंने बंद कर दिए हैं। लॉकडाउन बिल्कुल जरूरी है, ये एक इंतहाई अहम जुज़ है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ तो आप करते। इनके पास ना कोई प्लान था राशन डिस्ट्रीब्यूशन का, इनके पास कोई फैमिली की सपोर्ट का नहीं था। अभी आप देखें, अभी आज से ट्रैफिक शहर पे चलना शुरू हो चुकी है। 70% ट्रैफिक आज शहर का रोडों पे मौजूद था, क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट हो रही है, प्लेइंग टू द गैलरी हो रही है कि तालियां वसूल की जा रही हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूँ जो ऐलान इन्होंने किए थे, ये आहिस्ता आहिस्ता मुराद अली साहब के ऐलानात जो हैं वो एक्सपोज होते जा रहे हैं, क्योंकि अमली तौर पे कोई काम नजर नहीं आ रहा। हमने बहुत कोशिश की कि हम क्रिटिसिज्म ना करें। आपने देखा होगा कि हमारी जानिब से कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, लेकिन अब हम मजबूर हैं कि हम 3 हफ्ते होने जा रहे हैं, 3 हफ्ते होने जा रहे हैं और अमली तौर पे ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आ रहा। हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, एनजीओ कर रही हैं, बाकी बहुत सारे मुखैर हज़रात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं होता नजर आ रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान ताज साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद गुफ्तगू सिलसिला यही जारी रखते न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल जो पॉलिसीज़ हैं, क्या पॉलिसीज़ में चेंजेस होना ज़रूरी हैं, या जो पॉलिसीज़ जिस तरह ओवरऑल चल रहा है लॉकडाउन, ये पॉलिसी दुरुस्त नहीं थी और हम प्रिपेयर्ड नहीं थे किसी भी सूबे में। सर, इस ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या कोई इन टर्म्स ऑफ लॉ कुछ चेंजेस आनी चाहिए कि लॉकडाउन अगर हमने किया भी है किसी भी सूबे में तो उसको कैटेगोरिकली दुरुस्त होना चाहिए था, या फिर लॉकडाउन अब आपको लगता है कि मज़ीद नहीं होना चाहिए, या क्या सिचुएशन, इसके ऊपर क्या तबसरा करें? देखिए, इस वक्त इस कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है पूरी दुनिया के अंदर, जो हम दूसरे मुल्कों की अगर हम मिसाल ले लें, दुबई की, यूएई की और सऊदीया की भी मिसाल, उन्होंने फाइन लगाई है। लेकिन कानून आपने देखा होगा ना कि सबने अपने लॉज कितना डिवाइड किए हैं। उन्होंने फाइन लगाई है, अगर आपने मास्क नहीं पहना तो उसका फाइन है, अगर आप घर से निकलने का भी पूरा फॉर्म आपका है, वो उसमें क्या है, यूएई गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि डेटाबेस पे काम करते हैं ना। यूएई गवर्नमेंट की एक कामयाबी क्या है कि उन्होंने हमेशा डेटाबेस पे काम किया, और स्पेन भी यही कर रहा है कि आपको निकलना है तो फॉर्म सबमिट करें, आपको निकलना ऑनलाइन सबमिट करें, अपना टाइम बताए, कौन से सुपर स्टोर जाएंगे, कॉज क्या है आपका, अच्छा कहाँ जाना है आपको, कौन से स्टोर पे जाना है, बाकी जगह तो आपको अलाउ नहीं है, आप कहाँ स्टोर पे जाना है, कौन से स्टोर पे जाना है, किस टाइम पे जाना है, तो वहां से आपको परमिशन मिलती है, आप निकलते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर फाइन है। इसी तरीके से हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है कि हमने अपनी पाकिस्तान की तारीख में हमने डेटाबेस के ऊपर काम ही नहीं किया। अगर हम डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं ना प्रॉपर, तो हमें पता होता है कि हमारे पास अनस्किल लोग कितने हैं जो बिल्कुल लकीर के नीचे। रजिस्टर में रहने वाली कौम है, 70 साल से रजिस्टर के अंदर ही रहे, ऑनलाइन नहीं आए। आपके पास उनका जो है ना रिकॉर्ड होता, उनका एड्रेस होता कि वो कहाँ रहते हैं, तो आपको ये राशन डिस्ट्रीब्यूट करने की भी आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। और जिस तरीके से भी हम काम कर रहे हैं ना, जैसे हमारी एनजीओज भी काम कर रही है, मैंने बहुत सारे एनजीओज के साथ बैठ के भी देखा है वो क्या काम कर रही है। वो आईडी कार्ड को चेक कर रहे हैं और फिर वहाँ जाके उन मोहल्ले के अंदर मस्जिद को इन्वॉल्व करके और वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जेडीसी है, वो फूड पांडा के थ्रू काम कर रहा है, जो उनके जो वर्कर है ना, जिसके लिए कह रहे थे कि 30,000 लोग जो फारिग हो गए, तो वो फूड पांडा के जो बाइकर है ना, वो सिर्फ वो नहीं है 30,000, वो दूसरा भी है। ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारी डिफरेंट जो कि सिर्फ डिलीवरी का काम करते हैं। जेडीसी डिलीवरी का काम उनसे ही ले रहा है, ठीक है ना। या तो वो मोहल्ले वाले को कुछ दे देता है, या वरना फिर वो उनसे बाइकों वालों से काम ले रहा है। इसे अल खिदमत वाले बाइक वालों से काम ले रहे हैं। तो ये हम है ना मिक्स मैच कर रहे हैं काम। अगर आपने सही डेटाबेस होता तो आप सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। आप कुछ लोग आप ले लेते, कुछ लोग आप ले लेते। मैं एनजीओस की भी बात कर रहा हूँ। अब हो क्या रहा है कि एक ही जगह के ऊपर, अगर मैं मिसाल नाम दूं खुदा की बस्ती या कोरंगी का नाम ले लेता, अब कोरंगी में जेडीसी भी पहुंच रही है,
करेंगे में सैलानी भी पहुंच रही है। कम्युनिकेशन ये इस पर जानते हैं हम कि सिंध का क्या स्टांस है इस पर। सर जो आप बात करें एग्जैक्टली यही पर्टिकुलर जो है व्यूज बाकी एनालिस्ट के भी आ रहे हैं। मुसर्रत, जिस तरह अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें, पहले तो उसके बारे में मैं आपसे सवाल नहीं करूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन उस हवाले से होगा, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें एनजीओज भी जो राशन की तकसीम कर रही हैं वो मल्टीप्लाई हो रही है, वो डबलिंग हो रही है। एक ही एरिया में 2-3 एनजीओ चली जाती हैं और बाकी के जो लोग हैं वो रह जाते हैं। क्या मैकेनिज्म है कि आप लोग एनजीओज को लूप में नहीं ले रहे या एनजीओज इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, क्या रीजन है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवीना, सबसे पहले जब कोरोना यहाँ हमारे आया, लॉकडाउन से पहले जब सीएम साहब ने मीटिंग की तो तमाम जो है जैसे सलानी है, आलमगीर है, ईदी साहब की है और दीगर जो इस तरह के इदारे हैं उनको मीटिंग में बात भी की गई और उनसे कहा भी गया कि हम आपके थ्रू ये राशन और ये तमाम चीज़ें देना चाहते हैं। तो उन्होंने उस वक्त भी कहा कि इस वक्त हमारे पास जो स्टॉक है काफ़ी है और उसके बावजूद भी कहा गया कि हम गवर्नमेंट जो है ना उनको देगी ताकि ये लोग बेहतर अंदाज से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें। और एक चीज़ और मैं आपके बार बार करवा दूं कि जब कमेटी बनाई गई तो उसमें भी 3 लोग जो लिए गए वो प्राइवेट सेक्टर के थे, जिसमें फैसल ईदी था और छिपा साहब थे, मुश्ताक छिपा साहब थे। मुसर्रत, ये कमेटी अभी भी सिमिलर है या अब कमेटी चेंज हो गई? नहीं जी, बिल्कुल कमेटी है, कमेटी बिल्कुल मौजूद है। तो ये चीजें लेकिन फिर काम कहाँ हो रहा है? काम किस तरह? काम तो दिखाई नहीं दे रहा। मुसर्रत, अलवीना प्लीज देखिए, ये तमाम चीजें शुरू दिन से मौजूद है और आपने जैसे कह दिया कि जहाँ जहाँ इलाके हैं और एक ही किस्म की तंजीमें, मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें उस इलाके में पहुंच जाती हैं तो इलाके में डबलिंग हो रही है या डबल राशन मिल रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए वो चीज, उस चीज को मैं किसी हद तक एडमिट बिल्कुल करूंगी, हो रहा है, यकीनन हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं अलवीना कि ये चीज बिल्कुल ठीक, मैं इस चीज को एडमिट करती हूँ और ये नहीं कह रही कि 100% सिंध गवर्नमेंट ने काम किया या बिल्कुल अरबाब इख्तियार भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। हमारी ये जितनी एनजीओज हैं ये भी कर रही हैं और सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है। लेकिन ये इस तरह की जो अचानक पूरे दुनिया में ये चीज हुई है उससे मुतासिर तो लोग मौजूद हैं और अल्लाह करेगा कि इसमें और मजीद बेहतरी आएगी। जिस तरह मैं आपको बता दूं, सिंध गवर्नमेंट ने 1080 मिलियन राशन जो है ना कोरोना से इफेक्टेड फैमिलीज को दिया है। इसी तरह से 600 मिलियन ज़कात के तौर पर डिजर्विंग फैमिलीज को दी गई है। ये कैसे मिला? ये मैकेनिज्म क्या था, कैसे मिला? देखिए मैं बताऊं आपको, जो लोग ये तो रजिस्टर्ड है लोग, जो फैमिलीज जो है ना ज़कात ले रही होती हैं वो तो सिंध गवर्नमेंट क्या तमाम जितने भी मतलब होंगे सूबे उन तमाम के पास है ना, ये तो है। तो वो ज़कात जो दी गई है वो 600 मिलियन लोगों लेकिन को मुसर्रत जो सिंध का रिलीफ पैकेज जो अनाउंस किया गया, पब्लिक नोटिस भी लगाया गया, नंबर 1 वो कॉन्टैक्ट्स जो है दे आर नॉट ऑपरेटिंग, लेकिन उसमें भी चेंजेस आ गई फर्दर आप लोगों की। पहले वो एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और ओवरऑल उसमें जो है पर्टिकुलर डीसीज को इन्वॉल्व किया गया था। अब जो है इसको और प्रोसीजर आप लोगों ने बना लिया है। इतना क्विकली आप लोग प्रोसेस क्यों चेंज कर रहे हैं? क्या आप लोग सैटिस्फाइड नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं अलवीना। देखिए जब किसी चीज में अगर बताएंगे आवाम को कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसा क्रिएशन मौजूद हो या कुछ तकलीफ हो तो यकीनन अभी जो है ना डीसीज उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। देखा गया है कि कोई इलाकाई सतह पर, लेकिन मुसर्रत लोग कंप्लेन कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा राशन, फिर क्यों नहीं मिल रहा? सवाल ये है। देखिए मैं बताऊं आपको, सिंध गवर्नमेंट ने की जो स्टार्टिंग हुई है वो 1080 मिलियन तो इफेक्टेड फैमिलीज में से आप किसी को भी ले लें सबको मिल चुका है, ठीक है। ज़कात के तौर पे जिन डिजर्विंग फैमिलीज को मिल चुका है वो तमाम को मिल चुका है। हाँ, राशन जो एक एक इलाका वाइज है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी तो ये समझ लें कि मैं समझती हूँ शायद 20% भी नहीं हुआ होगा कि जिस पर हम कहेंगे फिंगर कर देंगे जी फलां को नहीं मिला, फलां को नहीं मिला। यकीनन जब लॉकडाउन किया है तो सिंध गवर्नमेंट ने उसका पैकेज भी दिया है और इंशाल्लाह जब देखेंगे कि सिंध गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले अच्छे इकदाम किए तो इसमें भी आप और हम सब अप्रिशिएट करेंगे। जब ठीक है मुसर्रत, यहाँ से जानते हैं अनवर दाऊद साहब से कि वो क्या कहते हैं। अनवर दाऊद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस तो ये है कि परफेक्टली हो रहा है काम और सबको राशन भी मिल रहा है। मैं आपको एक चीज, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर अर्थक्वेक आता है, जल्जला आता है तो उस वक्त फौरी इमदाद होती है। जब सैलाब आ गया फौरी इमदाद होती है। ये वबा है, ये आपको इसकी टाइम देखना चाहिए कि ये कितना टाइम चलेगी। एटलीस्ट 6 महीना, 6 मंथ, 8 मंथ अगर ये चलती है तो आपको उस प्लान से चलना है।
आपको एकदम से, जैसे हमारे यहाँ हुआ, क्या हुआ कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर, कि अर्ली फर्स्ट डे से आपने राशन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ कि मेरी एनजीओ है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। हमने फर्स्ट डे से शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ कि मेरे पास अगर वो लेबर है, दिहाड़ीदार जो रोज कमाता है, वो भी अपने घर में 15-20 दिन रोज का राशन रखता है। वो पहले दिन वाला कॉन्सेप्ट इमोशनल के फर्स्ट डे शुरू हो गए। लेकिन आपने ये 6 महीने 8 महीने की प्लानिंग करनी है, क्योंकि ये वायरस से कब इसका इलाज निकले वबा है। ये कोई अर्थक्वेक नहीं है, सैलाब नहीं है। इसमें आपको स्लो ग्रेजुअली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लोगों को अकोमोडेट करने के लिए आपको कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे, कुछ चीजें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सिंध हुकूमत ने जो अर्ली स्टेप लिए लॉकडाउन का, मेरे ख्याल से वो सही था। वो प्रॉपर प्लान के साथ लेना था, लेकिन उन्होंने सही लिया था, उन्होंने गलत नहीं लिया था। उनको प्लान करके लेना था कि किस तरीके से हम लोगों को ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट खत्म करें, ठीक है ना। लेकिन वो अवाम को कैसे समझाएं, क्या लेकिन वो वहां पे कहाँ उनको हिट हो गया कि सुपर स्टोर और ये जो जगह है जहाँ पे लोग फूड चेन के लिए जाते हैं, तो वहां पे एकदम से मॉक खड़ा हो गया, भीड़ लग गई, तो वहां इनको प्रॉब्लम्स हुई। जो इन्होंने उस सिस्टम से काम नहीं किया जो दूसरी दुनिया ने काम किया था, फॉर्म भरवा के उसको अगर वो परमिशन के साथ जाते बाय ऑनलाइन तो वो ज्यादा बेहतर था। तो वहां आप और अच्छा लॉकडाउन कर सकते थे। लेकिन उनका स्टेप सही था, स्टेप बुरा नहीं था, स्टेप सही था। दूसरी बात, आप जो है ना ये प्लान बनाए, 6-8 महीने का प्लान बनाए, हमें पता नहीं है कब इससे होगा। स्लो ग्रेजुअली चले। अगर आपने सब कुछ एक साथ कर लिया तो कोका का खजाना भी खत्म हो जाएगा ये सब चीजों के अंदर। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बिल्डर्स के हवाले से जो पैकेज का ऐलान किया, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उसको यूं समझे कि हमारी इंडस्ट्री की तारीख में, जब पाकिस्तान बनाए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तारीख में, इससे अच्छा पैकेज आया नहीं और इससे अच्छा पैकेज आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंप्लीट पैकेज है। लेकिन इसमें कुछ सवाल है। कैसा है सर? इसमें कुछ सवाल है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमें जो है ना वो 31 दिसंबर तक सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाएगी। जो भी अगर कोई फ्लैट लेता है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, आप ये समझे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है, तो उसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाएगी। विद होल्डिंग, हमारे जो है ना, हम विद होल्डिंग एजेंट थे, यानी कि हम हमारी बेफजूल की कॉस्ट भरती थी उसके अंदर, हमें फायदा कुछ भी नहीं होता था। और यहाँ पे सिस्टम ये था कि जितने भी वेंडर्स है सिवाय स्टील और सीमेंट को छोड़ के, वो हमसे कोई इसमें टैक्स कटौती करवाना भी नहीं चाहता था और हमें मजबूरन अपनी कॉस्ट में ऐड करना पड़ता था वो, क्योंकि हम विद होल्डिंग टैक्स एजेंट थे, वरना हमारे ऊपर पेनल्टी लगती थी। तो वो खत्म कर दिया हमारे ऊपर। आपके कैपिटल गेन टैक्स जो है आपका वन टाइम, अगर कोई फैमिली के लिए सेल करती है तो वो खत्म कर दिया, वो अच्छा है। हमें इंडस्ट्री का दर्जा दिया, वो अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया तो आप जो बायर है, जो फ्लैट लेता है, दुकान शॉप लेता है या बेंगलोज लेता है, उसको इजीली कमर्शियल बैंक से लोन वगैरह उसको क्रिएट हो जाएगी। उसकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है 11%, उनको उम्मीद है कि वो जो कमर्शियल बैंक है वो 6-7% के ऊपर उनको लोन दे देगा। अच्छा है, पैकेज बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए काम करनी क्यों? अच्छा, क्योंकि मेरे पास, मैं कराची की बात करूं, हैदराबाद की बात करूं, तो मेरे पास यहाँ पे अप्रूवल नहीं है, मेरे मैप अप्रूव नहीं होते। अच्छा, मेरे रीजन मैं बता रहा हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों को बंद किया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सारा कुछ बंद कर दिया। एसबीसीए से सैटिस्फाइड है आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एसबीसीए ने उस ऑर्डर को, जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, उसको मिस रीड करके गलत किस्म का ऑर्डर लगा दिया। उन्होंने कहा था कि आप चेंज ऑफ लैंड यूज फर्दर ना करें और जो जितने आपने किए उसको रिव्यू करें। इन्होंने कंप्लीट अमेंडमेंट लगा दिया कि हमको किसी तरह के अप्रूवल नहीं करेंगे, ना हम चेंज ऑफ लैंड केस में करेंगे, ना हम जोनल में करेंगे। इसी तरह हैदराबाद में उन्होंने अप्रूवल बंद कर दी। इसी तरह आप सीडीए का ले ले, सीडीए में जो इस्लामाबाद के कुछ एरिया के अगेंस्ट जो दूसरे एरिया है, वहां पे उन्होंने हाउसिंग स्कीम पे पाबंदी लगा दी। इसी तरह एलडीए ने पाबंदी लगा दी। अब जब पाबंदियां है मेरे ऊपर, मेरा मैप अप्रूवल नहीं होगा, तो मैं 31 दिसंबर को ये अचीव कैसे करूंगा? सवाल आपसे सवाल है मेरा कि मैं कैसे अचीव करूंगा इसको? मेरे पास तो पाबंदी है।
तो मैं तो नहीं कर सकता। तो ये क्या इसमें तो फिर ये सिंध हुकूमत को एसपीसीए को देखना होगा। देखिए यहाँ तो प्रोफेशनल का मामला है ना, प्रोफेशनल को फेडरल ने तो एक अनाउंस कर दिया पैकेज। आप तो क्या ताजिर बिरादरी अपना ये इशू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक लेके जाएगी? आप सिंध गवर्नमेंट को देखना है कि वो अपना अप्रूवल प्रोसीजर स्टार्ट करे और उसको फास्ट ट्रैक पे करे। ठीक है, ये जानते हैं इससे और इसी तरीके से LDA भी, CDA भी और कंटोनमेंट बोर्ड भी अपना अप्रूवल प्रोसीजर फास्ट ट्रैक पे करे। 1 से 1.5 साल लगता है, 18 किस्म की NOC लेनी पड़ती है, और अगर कोर्ट की तरफ से कोई पाबंदियां नहीं हो तो फिर अप्रूवल मिलती है। ठीक है, ये इस पे जानते हैं कि मुसरत आप क्या समझते हैं, जिस तरह दाऊद साहब कह रहे हैं, अनवर दाऊद साहब के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पैकेज दिया है जिसमें रिलीफ मौजूद है बिल्डर कम्युनिटी के लिए, इससे हमारी इकोनॉमी भी प्रॉस्पर करेगी, लेकिन इसमें जो कुछ कदगने अगर उसकी बात करें वो SPCA की तरफ से और डिफरेंट डोमेन्स की तरफ से इसमें मौजूद हैं, तो लेकिन इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है क्योंकि प्रोवेंशियल मामला आ जाते हैं। क्या आप लोग देखेंगे इस मामले के ऊपर इशू को? देखिए अलवीना, कोई भी अगर पैकेज या कोई भी बात होती है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट अगर जब अनाउंस करने जा रही होती है तो उसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है, मैं हमेशा कहती हूँ और कहने में हक बजानिब भी हूँ कि अगर वजीर आजम साहब कोई भी पैकेज का अनाउंस करते हैं तो चारों जो सूबाई CMs हैं इनको एतमाद में लेकर किया जाए तो मेरे ख्याल में कोई इसमें ना कोई गलत बात है और ना ही उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और अब भी इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि CM जो सिंध है वो चाहते हैं कि कोई भी चीज ऐसी जो हमारे मुल्क के हक में हो, हमारी आवाम के हक में हो, सूबा सिंध के हक में हो, उस चीज से सूबा सिंध कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन मुसरत SBCA के हवाले से तो जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सदियों पुराने, सालों पुराने सवालात हैं। देखिए अगर सवालात किसी भी किस्म की हों, देखिए मैं आपको अलवीना फिर बहुत ही ज्यादा सियासी बात हो जाएगी, अगर सवालात हों तो सवालात और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अभी जो PM साहब ने अपनी डिवीजन को चेंज किया है तो क्वेश्चंस तो इन पे भी बनते हैं, क्वेश्चंस तो होते रहते हैं, उसकी तहकीकात इदारे मौजूद हो, उसकी तहकीकात होनी चाहिए और करें तहकीकात ना, उस पर तहकीकात करें बिल्कुल। कभी भी देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो लीडर्स कभी पीछे नहीं हटे, तो हम कैसे कह सकते हैं और हम किस तरह से कह सकते हैं, हम किसी चीज के अंदर कभी रुकावट नहीं बनते, बिल्कुल हम खुले दिल से कहते हैं कि तमाम इदारे मौजूद हैं और उन इदारों में जितनी भी तहकीकात करना चाहें हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुसरत न्याजी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया था अरसलान ताज साहब ने भी, MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ प्रोग्राम में स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद अनवर दाऊद साहब, साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद। इनका भी बहुत प्रोडक्टिव एनालिसिस था हमारे प्रोग्राम में। जिस तरह दाऊद साहब ये कह रहे हैं कि ये जो रिलीफ पैकेज है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अनाउंस किया, बिल्डर कम्युनिटी के लिए एक बहुत अच्छा रिलीफ है और ये हमारी इकॉनमी में जो है पिवटल रोल भी प्ले करेगा, लेकिन इसका सिंध के सूबे के बिल्डर्स को कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इतनी सारे इशूज़ हैं, इतने सारे लूप होल्स हैं सिंध के सूबे में। जिस तरह SPCA और दीगर इदारे वो उनको काम नहीं करने दे रहे, उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट भी किया है, तो ये तमाम तर इशूज़ जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक इनके लिए रिलीफ पैकेज सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की एक अच्छी शक्ल में मौजूद रहेगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इनके लिए पॉजिटिव नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।